नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। चमोली में ग्रामीण विकास केंद्र के तत्वाधान में नाबार्ड बैंक के सहयोग से 4 दिवसीय योग और प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में आर्ट ऑफ लिविंग के योग गुरु बालकृष्ण यादव ने 4 दिनों तक ग्रामीण महिलाओं को योग सिखाया और साथ ही प्राकृतिक खेती के गुर भी बताए। इन 4 दिनों में यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने योग शिविर में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तो ये खबर हम आपको चमोली से बता रहे हैं, जहां पर एक शिविर का आयोजन किया गया। नाबार्ड बैंक के सहयोग से 4 दिवसीय योग और प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण शिविर आयोजित की गई, जहां पर शिविर में आर्ट ऑफ लिविंग के योग गुरु बालकृष्ण यादव ने 4 दिनों तक ग्रामीण महिलाओं को योग सिखाया और साथ ही प्राकृतिक खेती के गुर भी बताए। और इन 4 दिनों में यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने योग शिविर में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। लिविंग से हैं श्री श्री एग्रीकल्चर एंड साइंस टेक्नोलॉजी ट्रस्ट से, जिसके माध्यम से नेचुरल फार्मिंग का ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के लिए हमें यहाँ शुभ अवसर मिला जो है। और आज उत्तराखंड में हम यहाँ चमोली डिस्ट्रिक्ट में हैं। परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा एक सुदर्शन क्रिया टेक्निक है जो पूरे वर्ल्ड में लोग सीख के अपने जीवन को आनंद और उत्साह के साथ जीवन जी रहे हैं। तो इन सारी महिलाओं ने, यहाँ पे कई गांव की महिलाएं आई हैं जो पहाड़ों से, और इन्होंने इसको सीखा है, उसका इनको लाभ मिला है। और हमें बहुत बड़ा सौभाग्य का अवसर, जो संस्था है यहाँ जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, उन्होंने ये मौका दिया है इन सब लोगों के पास आके, और हमें सिखा के भी इन्हें बहुत अच्छा लगा है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि प्राकृतिक खेती आध्यात्मिक रूप से कैसे हम लोग इसको एक नए दृष्टि और नए दर्ज से लेके आ सकें, जिसमें हम अपने आप को, जितने भी हम ग्रामीण समाज हैं, इसमें हम अपने आप को एक नई दिशा दे सकें। तो योग शिविर भी इसमें एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा, जिसमें 4 दिन की योग कार्यशाला रही। और हमारे गुरुदेव जी जो आए थे, बालकृष्ण आचार्य जी, श्री श्री रविशंकर फाउंडेशन से, तो इन्होंने हमें योग विद्या के माध्यम से और आध्यात्मिक के माध्यम से प्राकृतिक खेती को कैसे हम लोग और सुचारू रूप से कर सकें, तो ये बहुत ही सराहनीय। कोरोना काल में हो रहे महाकुंभ के दौरान पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों ने खुद और दूसरों को भी इस संक्रमण से बचाने के लिए जागरूक करते हुए मानव सृजित मास्क की आकृति बनाई। साधु संत भी इसके गवाह बने। आकृति को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। गौरीशंकर स्थित पार्किंग स्थल में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों ने एक कार्यक्रम के दौरान मास्क की आकृति बनाकर 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी का संदेश दिया। दावा किया जा रहा है कि हरिद्वार में बनाई गई यह आकृति इतिहास में सबसे बड़ी मानव सृजित मास्क की आकृति है। इसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की ओर से जज वीरेंद्र सिंह और समन्वयक संदीप बिश्नोई मौजूद रहे। तो खबर ये हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मास्क की आकृति दर्ज की गई है। आपको बता दें कि गौरीशंकर स्थित पार्किंग स्थल में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों ने एक कार्यक्रम के दौरान मास्क की आकृति बनाकर 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी का संदेश दिया। और साथ ही दावा किया जा रहा है कि हरिद्वार में बनाई गई आकृति इतिहास में सबसे बड़ी मानव सृजित मास्क की आकृति है, जिसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए संदेश जाएगा और लोगों में एक अवेयरनेस जाएगी, जिससे कि लोग खुद भी संक्रमण से बचें और खुद संक्रमण का कारण न बने। और उसमें भीड़ बढ़ने के साथ साथ जो संक्रमण की जो नई दर काफी तेजी से बढ़ रही है, उसको देखते हुए लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिहाज से आज हम लोग की एक ब्रीफिंग थी। उसी ब्रीफिंग के बाद हम लोगों ने ये रखा कि इसमें एक मानव श्रृंखला के माध्यम से एक मास्क की आकृति दी गई है, जिससे कि लोगों में एक अवेयरनेस फैले। बढ़ते अगली खबर की ओर। पुलिस के साइबर क्राइम सेल की टीम को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने 120 खोए हुए मोबाइल बरामद किए हैं। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी ने बताया कि फरवरी और मार्च तक 517 मोबाइल को सर्विलांस के जरिए जब ईएमआई ट्रैक पर लगाया गया तो 130 मोबाइल चलते हुए पाए गए, जिसमें से टीम द्वारा बेहतर कार्य करते हुए 120 मोबाइल रिकवर किए गए हैं। एसएसपी ने लोगों को उनके बरामद हुए मोबाइल सौंपे। साथ ही बरामद हुए मोबाइलों की कीमत 14,40,000 रुपए है। अब तक साइबर क्राइम सेल द्वारा 2,820 मोबाइल रिकवर किए गए हैं।
जी आपको बता दें कि साइबर क्राइम सेल के द्वारा 2820 मोबाइल रिकवर किए गए हैं। वहीं पुलिस ने जिन मोबाइल को बरामद किया है उन्हें जो उनके मालिक है उसको सौंप दिया गया है। फिलहाल मामले की जानकारी देते हुए एसपी प्रीति प्रियदर्शनी ने बताया है कि फरवरी और मार्च तक 1517 मोबाइल को सर्विलांस के जरिए जब ईएमआई ट्रैक पर लगाया गया तो 130 मोबाइल चलते हुए पाए गए, जिसमें से टीम द्वारा बेहतर कार्य करते हुए 120 मोबाइल रिकवर किए गए। आपको बता दें कि एसएसपी ने लोगों को उनके बरामद हुए मोबाइल सौंप दिए हैं। साथ ही बरामद हुए मोबाइलों की कीमत 14,20,000 रुपए है और अब तक साइबर क्राइम सेल द्वारा 2,880 मोबाइल रिकवर किए गए हैं। तो ये खबर हम आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और टीम ने 120 खोए हुए मोबाइल को बरामद किया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मुकेश। तो मुकेश जी, क्या कुछ पूरा मामला है? प्रीति, बताना चाहूंगा एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी के दिशा निर्देश पर साइबर क्राइम की टीम ने जो फरवरी माह से गायब मोबाइल थे उनको बरामद किया है। कुल मिलाकर 120 मोबाइल बरामद किए हैं पुलिस ने। हालांकि इनके जो मालिक हैं उनको अब ये पुलिस प्रशासन सौंपने जा रहा है। जी, मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरह से जिन आरोपियों से ये मोबाइल पकड़े गए हैं, पुलिस ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने चोरी और सहित कई मामलों में, धोखाधड़ी के मामले में इनको गिरफ्तार किया है। इन मोबाइलों की कीमत 14 लाख से अधिक बताई जा रही है और अभी तक जो नैनीताल पुलिस प्रशासन ने है जो मोबाइल बरामद किए 2800 से अधिक मोबाइल रिकवर कर लिए हैं। जी मुकेश जी, बने रहिए हमारे साथ। हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जो आज हमने 120 मोबाइल्स की रिकवरी जो हमने दिखाई है, उसमें जो हमारा सबसे पुराना जो मोबाइल रिकवर हुआ है वो फ़िलहाल अक्टूबर 2020 का है, लगभग 6 महीने पुराना मोबाइल है। और इसमें हमारी जो साइबर क्राइम सेल है उसमें काफ़ी समय से ये लोग लगे हुए थे, तो ये इधर हमने 2 महीने में ये मोबाइल्स रिकवर किए हैं। आज हमने इसमें जो इनके मालिक थे उनको भी बुलाया है और उनको उनके मोबाइल्स भी दिए हैं और हम लोग प्रयासरत हैं कि हमारे जितने भी पुराने मोबाइल्स भी हैं उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और जैसे ही उसमें कुछ प्रगति होती है तो वेरी। बढ़ते अगली खबर की ओर। लालकुआं से हावड़ा तक चलने वाली स्पेशल ट्रेन को रेलवे ने अनुमति दे दी है, जिसके अंतर्गत 11 अप्रैल को रामनगर से आगरा फोर्ट जाने वाली स्पेशल ट्रेन लालकुआं से होती हुई जाएगी। साथ ही दूसरी ट्रेन 17 अप्रैल को लालकुआं से हावड़ा स्टेशन को रवाना होगी, जिसकी रेलवे ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। साथ ही कोरोना महामारी को देखते हुए सभी यात्रियों के लिए प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है, जिसके बाद ही यात्रियों को स्टेशन परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए जाने के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाएंगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश। तो मुकेश जी, किस तरह से जो यात्री हैं उनके जो लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं उनको देखते हुए यात्रियों के लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है ट्रेन में? ये पहले बताऊं, जिस तरह से प्रदेश में पूरे 1 साल हो गया रेलवे प्रशासन द्वारा रेलों को बंद करते, लेकिन अब नियमित तौर पर धीरे धीरे प्रशासन जो बंद ट्रेन है उनको चालू करने की प्रतिक्रिया चालू कर रहा है। इसी को लेकर 11 अप्रैल को रामनगर से आगरा एयरपोर्ट स्पेशल ट्रेन चलाने की रेलवे प्रशासन ने अनुमति ली। उसके बाद 17 अप्रैल को लालकुआं से हावड़ा स्टेशन यहाँ रवानी की जाएगी। हालांकि रेलवे प्रशासन पूरी तरह कोविड को देखकर अलर्ट है और रेलवे प्रशासन द्वारा के अंदर सैनिटाइजर मशीन, मास्क का प्रयोग करना और सोशल डिस्टेंस का पालन पूर्ण करने के लिए इस तरह की पूरी नियमित उन्होंने कार्रवाई कर रखी है और आने वाले यात्री को उनको भी कहते हैं जो भी टेस्ट है उसको चेक किया जा रहा है। जी, क्या कोविड रिपोर्ट की भी कोई जरूरत पड़ेगी यात्रियों को इसके लिए? नहीं, जो प्रदेश के यात्री हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जो आने वाले बाहर से यात्री हैं उनका कोविड टेस्ट चेक किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल ये कोविड के बाद 2 गाड़ियां हम लोग नहीं चला रहे हैं। लालकुआं हावड़ा जो पहले चलती थी, ये हफ्ते में 1 दिन चलती है, शनिवार के दिन। इसका संचालन हम लोग 16 अप्रैल से शुरू करने जा रहे हैं। इसका टाइमिंग पहले यहाँ आने का था सुबह 8 बजे के लगभग, अभी 6:55 पे यहाँ आ रही है और शाम को 19:25 का यहाँ से डिपार्चर। कोविड को
ध्यान में रखते हुए सारे सवारी को जागरूक कर रहे हैं। मास्क पहनने का वो है और स्टेशनों पर बैठने से पहले उनकी चेकिंग की जाएगी पैसेंजर्स की। खबर गुना से है, जहां कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिले के बीनागंज कस्बे में मंडी हो चाहे बाजार या सार्वजनिक स्थल, सभी जगह कोरोना गाइडलाइन का पालन होता नहीं नजर आ रहा है। यह आलम तब है जब 8 कोरोना पॉजिटिव यहां निकल चुके हैं। कृषि उपज मंडी सचिव की ढिलाई के कारण कोई भी व्यापारी और फसल बेचने आए किसान बिना मास्क लगाए घूमते नजर आते हैं। तो खबर गुना से बता रहे, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सभी तरह के जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं उनका लोग पालन करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। जिले के बीनागंज कस्बे में मंडी हो चाहे बाजार या सार्वजनिक स्थल, सभी जगह कोरोना गाइडलाइन का पालन होता नहीं नजर आ रहा है। यह आलम तब का है जब 8 कोरोना पॉजिटिव यहां निकल चुके हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता जालम। तो जालम जी, क्या वहां पर कोई कोरोना, जिस तरह से तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कोई भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करता हुआ नहीं नजर आ रहा है, क्या उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है? जी, देखने को मिल रहा है कि बीनागंज प्रशासन हुआ चाहे गुना प्रशासन हुआ या आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में भी वो देखने को मिलता है कि इस तरह की देखने को हर जगह मिल जाएगी आपको ये स्थितियाँ, चाहे मंडी हुई, बाजार हुआ, ठीक है। कुछ देखने को जो भी कार्रवाई की जाती है तो कुछ आम लोगों पे कुछ कार्रवाई करके और छोड़ दिया जाता है। लेकिन जिलाधिकारी जब आदेश देते हैं शक्ति के अनुसार, लेकिन फिर भी निचले अधिकारी जो होते हैं वो अपने स्तर पर कार्रवाई नहीं करते हैं। क्योंकि जहां पर जो फसल बेचने जो किसान है वो भी बिना मास्क के हैं, और साथ ही जो खरीदारी करने भी आए हैं ना वो मास्क लगाए हैं, साथ ही जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को भी कहा जाता है उसका भी कोई पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसा बीनागंज का ही नहीं है, अभी आपको देखा होगा आपने 1-2 दिन पहले कि गुना मंडी का भी है। इस मामले में भीड़ को लेके एक व्यक्ति के साथ मारपीट भी हुई थी। तो मारपीट हुई थी तो वहाँ पे भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं था, और दूसरी बात किसी व्यक्ति के पास मास्क भी नहीं थे। तो मंडी प्रशासन भी कहीं ना कहीं लाचार साबित हो रहा है, और मंडी प्रशासन की ओर से या व्यापारियों की ओर से इस तरह की कोई कार्रवाई ना सैनिटाइजर है ना किसी की। अब डीएम महोदय आदेश देते हैं या प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी इस तरीके की सख्ती का आदेश देते हैं, लेकिन पालन उचित तरीके से नहीं कराया जाता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमरपाटन पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 2 गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है, वहीं एक व्यक्ति फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने तस्करों के कब्जे से 5 किलो गांजा और एक कार भी पकड़ी है। वहीं एक व्यक्ति फरार बताया जा रहा है जिसे पुलिस तलाश रही है। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। इस दौरान आरोपियों के द्वारा पुलिस प्रशासन के ऊपर आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा 3 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, जिसमें से 1 लाख रुपए उनके द्वारा पुलिस प्रशासन ने लिया है। दिनांक 6/4/2021 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम मझगमा गांव के बाहर एक कटे हुए खेत में एक बोलेरो संदिग्ध हालत में खड़ी है। उसमें 3 आदमी संदिग्ध अवस्था में खड़े हुए हैं, गांजा तस्करी के लिए लेकर आए हैं। उक्त सूचना की तस्दीक की गई और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया तथा मुखबिर की सूचना के आधार पर रेड कर कार्रवाई की गई। खबर अमरपाटन से है, जहां बीजेपी के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर मंडल अध्यक्ष धीरेन्द्र द्विवेदी भक्कन की अगुवाई में पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने हर्षोल्लास के साथ बुढ़वा मंगल की होली मनाई। इस अवसर पर मंडल कार्यालय अमरपाटन में फाग प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। फाग प्रतियोगिता में बूथ स्तर की टीम नौगामा, अमरपाटन, लालपुर, अमरपाटन कांसा, रैकवाड़ शामिल रहे। तो ये खबर अमरपाटन से बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर मंडल अध्यक्ष धीरेन्द्र द्विवेदी भक्कन की अगुवाई में पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने हर्षोल्लास के साथ बुढ़वा मंगल होली मनाई और इस अवसर पर
मंडल कार्यालय अमरपाटन में फाग प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। फाग प्रतियोगिता में बूथ स्तर की टीम नौगामा, अमरपाटन, लालपुर, अमरपाटन, कांसा और रैकवार शामिल रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। न हिंदू में हूं न मुसलमान में हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, हर इंसान में मैं हूं। हिमालय पर्वत जैसा विशाल, गंगा सा अविरल मैं हूं। सुबह की प्रार्थना में हूं, शाम की आजान में हूं। रविशंकर की सितार की आवाज में हूं, बिस्मिल्लाह की शहनाई की गूंज में हूं। हमीद की दहाड़ में हूं, भगत के बलिदान में भी मैं हूं। नवरातों के व्रत में हूं, रोजे और रमजान में मैं हूं। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में मैं हूं।